हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज 11 बजे यहाँ बायोलॉजी के लिए लाइव होते हैं, तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं लास्ट ईयर टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी में। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। यस और जल्दी जल्दी मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जो सभी जीवित जीव हैं उनकी कोशिकाओं के पास एक क्या है, एक केंद्रक होता है। मतलब क्या बोला है कि जितने भी सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके पास क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। ऑप्शन 1 दे रखा है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल। और इन प्लांट्स के पास भी और एनिमल सेल्स के पास भी, दोनों के पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड सेल वॉल होता है। दोनों पशु और पौधों की कोशिकाओं में एक अच्छी तरह की परिभाषित कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्या बोला है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास जो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। प्रोकैरियोट में झिल्ली से बंधे ऑर्गेनल की कमी होती है। नेक्स्ट, न्यू सेल्स आर फ्रॉम डी नोवो फ्रॉम अबायोटिक मटेरियल। और नई कोशिकाओं का निर्माण अजैव पदार्थों के सिरे से होता है। तो इसमें से आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप ये सब आपसे पूछा है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका कि सब सेल्स के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। वहां तो न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं। उनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। तो प्रोकैरियोट्स के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसमें ऑल सेल्स बोला था, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला था, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल, ये भी गलत है, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सिर्फ प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल होती है, जो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। Whereas जो एनिमल सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। नेक्स्ट क्या बोला आपसे कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल वही सेल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। वो जैसे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल कवर्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म डी नोवो फ्रॉम अबायोटिक मटेरियल। क्या बोला है, जो न्यू सेल्स हैं वो कहाँ से फॉर्म्ड हो रहे हैं, डी नोवो फ्रॉम अबायोटिक मटेरियल। अबायोटिक मटेरियल से नहीं होता, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। जो हमारी सेल थ्योरी कहती है कि जो एक न्यू सेल है वो कहाँ से फॉर्म हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। करेक्ट, चले आगे। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, थर्ड, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोट्स के पास क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। इसमें से कौन सा एक सीक्वेंस, यस एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो आपका सीक्वेंस है सेल साइकिल का वो करेक्ट है। सेल साइकिल का जो सीक्वेंस है इसमें से करेक्ट है। यस एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स। तो सभी लोग जानते हैं कि जो सेल साइकिल है वो कितने फेजेस में होती है। ये सेल साइकिल आपकी पहला फेज होता है आपका G1 फेज, उसके बाद होता है आपका S फेज, उसके बाद होता है आपका G2 फेज, और उसके बाद होता है आपका M फेज। M फेज कौन सा, अगर माइटोसिस की बात करें, सेल साइकिल दो तरह की होती है, एक माइटोसिस सेल साइकिल कौन कौन सी होती है, एक माइटोसिस जिसमें सोमैटिक सेल्स पार्ट लेते हैं, सोमैटिक सेल पार्ट लेते हैं, सोमैटिक सेल में होता है, और मियोसिस जिसमें सेक्स सेल्स पार्ट लेते हैं, सेक्स सेल। ठीक है, जो ये कैसी डिवीजन है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। ये कैसी डिवीजन है, ये रिडक्शनल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एम फेज, ये या माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। पहले जीवन फेज होता है जिसमें सेल ग्रोथ होती है, सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। फिर यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है,
और यहाँ पे प्रिपरेशन होती है सेल को क्या प्रिपेयर करने के लिए, एम फेज में जाने के लिए। तो सीक्वेंस है G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज और देन M फेज। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? यस एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है G1, S, G2 और M। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड बाय। इसमें क्या बोला है? एक फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है और एंड शुगर मॉलिक्यूल है, और एक क्या है? शुगर मॉलिक्यूल है। एक फॉस्फेट ग्रुप और शुगर मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है और शुगर मॉलिक्यूल है, ये कैसे लिंक्ड है? तो आपको पता है जो फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 5 ऑफ 5th कार्बन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का, 2 न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात की है, एक का फॉस्फेट ग्रुप, दूसरे का शुगर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है कौन सी साइड? 5 प्राइम वाली साइड, एंड 3rd कार्बन ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, अनदर न्यूक्लियोटाइड। ये क्या क्रिएट करते हैं? ये क्रिएट करते हैं कोवेलेंट इंटरैक्शन, कोवेलेंट इंटरैक्शन क्रिएट करते हैं। इस कोवेलेंट इंटरैक्शन को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन का, न्यूक्लियोटाइड का, किससे? 5th कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप से, दूसरा 3rd कार्बन के न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड होता है, किसके द्वारा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चलो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। एक प्लांट मटेरियल का ट्रांसफर सेक्शन शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, इस प्लांट मटेरियल के अंदर। तो वो क्या है? हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमा इन द ग्राउंड टिश्यू। जो हाइपोडर्मिस है वो किसका बना हुआ है? यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है इन द ग्राउंड टिश्यू। दूसरा ऑप्शन है वेस्कुलर बंडल्स होगा। ये वेस्कुलर बंडल्स आर को-जॉइंट, क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड। कैसे हैं वेस्कुलर बंडल? को-जॉइंट है, क्लोज्ड है और स्कैटर्ड है। जो फाइलम है वो पैरेन्काइमा, यहाँ पे जो फाइलम पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट है। ये तीनों चीजें आपको कौन से, किसका एनाटॉमिकल कैरेक्टर दिख रहा है? मोनोकॉट स्टेम का, डाइकॉट का, मोनोकॉट रूट स्टेम का, या मोनोकॉट रूट का, या डाइकॉट रूट का? तो किसमें आपको जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज दिखते हैं, स्कैटर्ड दिखते हैं, जिसमें फाइलम जो होता है आपका एब्सेंट होता है, फाइलम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो हम अगर बात करें मोनोकॉट स्टेम की, किसकी बात करें? मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो इसका जो हॉलो होता है, इसका जो सेंटर होता है, इसके स्टेम का जो सेंटर होता है वो कैसा होता है? हॉलो होता है। इसका जो हाइपोडर्मिस होता है, बाहर वाला हाइपोडर्मिस में क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा, डेड टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड अगर मैं इसकी बात करूं, इसका वैस्कुलर बंडल कैसा होता है? स्कैटर्ड होता है, इररेगुलर होता है, स्कैटर्ड इररेगुलर होता है, और क्या करता है? क्लोज्ड रहता है, क्लोज्ड। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइलम पैरेन्काइमा भी एब्सेंट होती है, पैरेन्काइमा एब्सेंट। तो ये किसके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको? मोनोकॉट स्टेम के कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो फर्स्ट मोनोकॉट स्टेम इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, तो मोनोकॉट स्टेम इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, 2 लिस्ट दे रखी है। फर्स्ट लिस्ट में आपकी फैमिलीज दे रखी है और दूसरे में उसके कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा किसका कैरेक्टर है। ब्रासिस्की, मालवेशियस, लेग्यूमिनोसिया, सोलेमनेसिया या लिलेसिया। इसके गाइनोशियम मोनोकार्पलरी, प्लेसेंटा सोल्वन, स्टेमन का ये होगा टेट्राडाइनमस। स्टेमन यहाँ पे कैसा होता है? टेट्राडाइनमस। फ्लावर्स ट्राइमरस, एंथर गोनोथिकस। ये ठीक है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो ए
आपको ए ब्रासिस की फैमिली में आपको इसमें से क्या लग रहा है कि क्या होगा, उसका स्टेमन, यस ब्रासिस्का में जो स्टेमन होता है, जो स्टेमन होता है वो कैसा होता है, टेट्राड होता है, मतलब 4 डायनेमस स्टेमन प्रेजेंट होते हैं वहां के अंदर। कौन सी फैमिली में, ब्रासिस की फैमिली में। अगर हम मालवेसियस की बात करें तो मालवेसियस के जो यस एंथर्स जो होते हैं इसके, ये होगा एंथर्स जो होते हैं इसके गोनोथिकस होते हैं, ठीक है। अगर मैं लेग्यूमिनस की बात करूं, ये वाला लेग्यूमिनस की बात करूं, यस यस यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन भी वो लग रहा है, ठीक है। लेग्यूमिनस गायनोशियम मोनोकार्पलरी प्रेजेंट होती है या, एक मिनट एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं लेग्यूमिनस, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको सोलेमिनासी, ठीक है, ठीक है, इसका ये होगा, वेरी नाइस। तो ए का होगा थर्ड, ठीक है, ये तो ठीक है। बी का होगा मालवेशियस, इसमें से होगा एंथरगो, ये भी ठीक है। इसका होगा सी, लेग्यूमिनेसा का सी। गाइनोशियम, यस इसमें मोनोकार्पलरी प्रेजेंट होता है, यस एक ही कार्पल होता है, ठीक है। सोलेनेसी का प्लेसेंटा स्वोलन है और आपका ऑप्शन बताए फ्लावर। डी का होगा प्लेसेंटा, इसका स्वैलन होता है, प्लेसेंटा जो होता है स्वैलन होता है, ठीक है। लिलेसियस का यहाँ पे तो ट्राइमेरस होता है, ये तो पता ही है लिली फ्लावर्स में, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट का, ए का आपको ये ए है, सी किसका है, ये इसका है, बी किसका है, बी है एंथर, यस ठीक है। और डी किसका है, डी है मोनोकार्पलरी, नहीं प्लेसेंटा स्वैलन, ठीक है। और ये है ई, तो ये होगा फर्स्ट का, आपको यहां दे रखा है सी, ठीक है। तो ए का होगा, ए का होगा थर्ड, ए के साथ क्या है, थर्ड है, ए के साथ थर्ड किसमें है, ये रहा। बी के साथ फिफ्थ है, ठीक है। सी के साथ ये क्या ऑप्शन दे रखा है, अच्छा सी के साथ फर्स्ट है, डी के साथ सेकंड है, और ठीक है ये वाला करेक्ट है, वेरी नाइस, ठीक है। इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन सी फैमिली है और उसके कैरेक्टर्स क्या है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कई बार, तो बस ध्यान से देखना है और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसमें से कौन सा एक ट्रांसपायरेशन का फंक्शन नहीं है। ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस कहां से, लीव से। तो एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल, अपटेक ऑफ वाटर, अपटेक ऑफ मिनरल, कूलिंग ऑफ लीव्स, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल, मिनरल को एक्सक्रीट आउट नहीं करता, ये तो इसका फंक्शन है ही नहीं। अपटेक ऑफ वाटर करता है तभी ट्रांसपायरेशन, अपटेक ऑफ मिनरल्स भी करता है और कूलिंग भी करता है, यस। तो एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, आयरन इज एन अननेसेसरी एलिमेंट, आयरन जो है वो अननेसेसरी एलिमेंट है, टॉक्सिक एलिमेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आयरन क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये हमने पढ़ा था, किसमें हेल्प करता है, ये रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, जरूरी है। तो क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। चलो नेक्स्ट, द रिएक्शन सेंटर PS एंड PS2 आर क्या होते हैं, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं कि कितनी वेवलेंथ की लाइट क्या है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमने PS1 और PS2 कहाँ पे पढ़े थे, ये दोनों फोटो सिस्टम हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे, जिसमें ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ये PS सिस्टम ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इसको, लाइट को। तो ये डिफरेंट अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम PS1 की बात करें, PS1 की बात करें, PS1 करता है 700 और PS2 करते हैं 680 नैनोमीटर, ठीक है। तो कहाँ है ये, PS1 करता है 700 और ये करता है, फोर्थ है इसका, सॉरी थर्ड है, ये थर्ड होना चाहिए, ये फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, the only 5 carbon organic acid formed an intermediate in Krebs cycle is,
क्रेब्स चक्र में मध्यवर्ती के रूप में बनने वाला एकमात्र 5C कार्बनिक अम्ल कौन सा है? आपसे क्या पूछा है? क्रैब साइकिल के बारे में पूछा है। सब लोग क्रैब साइकिल को जानते हैं। जब एसिटाइल COA आता है, एसिटाइल COA आता है, ये किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जुड़ता है। ऑक्सैलो एसीटेट के साथ ज्वाइन करके ये क्या बनाता है? सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है। ये कितने कार्बन एटम है? ये 5 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन है। 3 और 3 मिलके कितने बनाते हैं? 6 कार्बन। फिर यहाँ पे आपका डी कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब CO2 निकल जाता है। यहाँ पे क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन होता है और क्या बनता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। उसके बाद ये सकनाइल COA बनता है। फिर एक और एनर्जी चाहिए होती है इसको, यहाँ हाइड्रोजनेशन होता है और फ्यूमरेट बनता है। फिर यहाँ से वाटर निकल जाता है और मालेट बन जाता है और इसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। तो ये पूरी आपकी क्या है? ये पूरी आपकी क्रैब्स साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बना। यहाँ पे आपसे पूछा है ये जो 5 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है ये कहाँ बनता है? क्रैब साइकिल के। इस पूरी साइकिल के अंदर आपको, इस पूरी साइकिल के अंदर 5 कार्बन कहाँ पे मिली? सिट्रिक एसिड में अल्फा होगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, मैलिक एसिड में या ऑक्सैलो एसीटेट में। आपने देखा ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन बनके क्या बनाया? 6 कार्बन बनाया। 6 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितना आया? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन कौन बना रहा है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे पूछा था वो पहला प्रोडक्ट बताओ आप जो क्या बना रहा है? 5C कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, द कोएंजाइम ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम क्या है? NADP, NAD, FAD या ऑल ऑफ अबव? तो इसका क्या है? FAD है, ओनली FAD है। FAD क्या होता है? फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये किसका कोएंजाइम है? ये कोएंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, डीहाइड्रोजिनेज का। ठीक है, तो FAD क्या है? कोएंजाइम है किसका? डीहाइड्रोक्सीजिनेज का। नाउ नेक्स्ट, चलो। The living differentiated cells having lost the capacity to divide that regain the capacity of division under certain कंडीशन। दिस फिनोमिना, उसने बोला है जो एक लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी खो देते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। डेवलप्ड होने के बाद वो डिफरेंशिएशन, वो जब डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं तो एक डिवाइड होने की कैपेसिटी खो देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट। लेकिन कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, लेकिन अगर उसके बाद उनको दोबारा कभी डिवीजन शो करनी पड़े कोई सेल्स को, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। दोबारा से क्या कर लेता है? वो डी डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो फटाफट। चलो next, those plants which required a photoperiod exceeding a well-defined critical photoperiod of flowering plants are called। आपसे पूछा है कि वो प्लांट्स बताओ जिसको क्या रिक्वायर है? एक फोटो पीरियड रिक्वायर्ड है एक्सीडिंग, किससे ज्यादा? जो एक क्रिटिकल फोटो पीरियड फ्लावरिंग का होता है उससे। जैसे आपको पता है यहाँ पे आपका 6 आवर होता है, यहाँ आपका 12 आवर होता है, यहाँ आपका 18 आवर होता है और यहाँ आपका 24 आवर होता है। आपको पता है 12 आवर का साइकिल होता है। 12 आवर से ये क्रिटिकल फोटो पीरियड कंडीशन है, क्रिटिकल फोटो पीरियड कंडीशन। मतलब आधा उसको, आधा वो क्या है? सन में है, लाइट में है, और आधा वो किस में है? डार्क में है। लेकिन जब इससे ज्यादा चाहिए होती है, इससे ज्यादा चाहिए, मतलब ये वाला पूरा फेज, जब इससे ज्यादा लाइट चाहिए, 12 घंटे से ज्यादा, 12 आवर्स से ज्यादा, मोर, तब वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए होता है? मोर देन 12 आवर्स की लाइट चाहिए होती है, तो लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिस्ट द मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ओजोन डिप्लीशन, सीएफएस, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सैनिटरी लैंडफिल्स, एजिंग ऑफ लैक्स, यूटोरिफिकेशन, एजिंग पार्टिकुलेट मैटर। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। यस एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स। यस तो यूटोरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये सेट्स ऑफ चेन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है किसके अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर, किसके द्वारा, एल्गे और प्लांट्स के द्वारा। ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, डिकम्पोज होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये सी वाटर के पीएच को भी लोअर करते हैं। ठीक है, इसको ओशियन एसिडिफिकेशन भी बोलते हैं, ओशन का एसिडिफिकेशन भी करते हैं। तो ये एजिंग में हेल्प करते हैं किसकी, लेक्स की। तो यूटोरिफिकेशन क्या करता है, एजिंग करता है लेक का। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं, जब आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं जिसमें से गैस पास कराई जाती है, और गैस जब पास कराई जाती है तो उसमें जो मिनरल्स, जो मैटर होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ रह जाते हैं, एक मैश में रह जाते हैं, बाकी निकल जाता है। तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर। ये क्या है, एक पर्टिकुलेट मैटर है। सीएफसीज आपका किस में काम कर रहा है, ओजोन डिप्लीशन में। और सैनिटरी लैंडफिल्स क्या है, ये एक म्यूनिसिपल क्या है, वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है। तो फर्स्ट का ए का होगा फोर्थ, बी का होगा फर्स्ट, सी का होगा आपका सेकेंड, और डी का होगा आपका थर्ड। तो ये होगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, चले आगे। तो आपको क्लियर हो गया ये क्या कहना चाह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन लाइकन्स, लाइकन्स के अंदर, इन लाइकन्स द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ किसका, माइकोबाइंड्स का। माइकोबाइंड्स का आपसे फंक्शन पूछा है, माइकोबाइंड्स। आप जानते हैं जो लाइकन्स हैं वो किसका, लाइकन्स जो हैं वो किसके साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है इनका रिलेशनशिप, एल्गे और फंगाई। जो फंगाई वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं माइकोबाइंड, और जो एल्गल वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं फोटोबाइंड। फोटोबाइंड क्यों कहते हैं इसको, इसलिए फोटोबाइंड कहते हैं क्योंकि ये क्या कंटेन करता है, ये जो फंगल पार्ट्स है ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो किसमें हेल्प करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है। माइकोबाइंड्स क्या करते हैं, इसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इसको मिनरल्स देते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर्स एंड मिनरल्स का। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, ये आपका शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा वाला पार्ट, माइकोबाइंड वाला पार्ट। ये दोनों किस में रहते हैं, म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, म्यूचुअलिज्म, दोनों को बेनिफिट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, और वाटर भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं किसका, वाटर का। यस वेरी गुड, चले आगे। चलो नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पूछा है। यस क्या होगा, क्या हुआ बेटा, क्या पूछ रहे हो। चलो, which one of the following has maximum contribution of greenhouse gases towards global warming। इसमें से सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट है, कंट्रीब्यूशन है किसका, ग्रीन हाउस गैसेस में ग्लोबल वार्मिंग का। तो मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सीएफएस का, या NO2 का। तो सबसे ज्यादा किसका है, CO2 का। CO2 क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो क्या करता है, वार्म करता है किसको, क्लाइमेट को। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं वैसे वैसे CO2 का भी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। ये क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को,
ठीक है, क्लियर है। जो इसका एक्सेसिव होने की वजह से, इंक्रीज ऑफ CO2 की वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। जो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कहते हैं 600 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है हमारी किसमें, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्डियक मसल फाइबर्स आर। कार्डियक मसल फाइबर्स क्या है, स्टायरेटेड है, वॉलेंट्री है, स्टायरेटेड है, इनवॉलेंट्री है, नॉन स्टायरेटेड है, वॉलेंट्री है, नॉन स्टायरेटेड है, इनवॉलेंट्री है। क्या पूछा है आपसे, हृदय पेशी तंतु क्या होते हैं, स्टायरेटेड वॉलेंट्री होते हैं, स्टायरेटेड इनवॉलेंट्री होते हैं, नॉन स्टायरेटेड वॉलेंट्री होते हैं, नॉन स्टायरेटेड इनवॉलेंट्री होते हैं। यस एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, कार्डियक मसल फाइबर्स क्या है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क से जुड़े होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क से जुड़े होते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पे पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल और कंडक्टिंग सेल, मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टाइल सेल और मायोकार्डियल कंट्रैक्टिंग सेल, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, ये हार्ट पंप कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका जो एक्शन होता है वो कैसा है, इनवॉलेंट्री है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और इसमें स्टाइरेशंस भी पाई जाती हैं, डार्क और लाइट बैंड्स भी पाए जाते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टायरेशन हुई और इनवॉलेंट्री है, स्टायरेशन है और इनवॉलेंट्री है, स्टायरेटेड है और इनवॉलेंट्री है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट जर्म्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड इन। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, लिवर में बनते हैं, थाइमस में बनते हैं, ब्लड बाय प्लेटलेट्स में बनते हैं, ब्लड बाय इजिनोफिल्स में बनते हैं। यस एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स। यस आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आपका जो एंटीबॉडीज है जो किसके अगेंस्ट काम करते हैं, जर्म्स के, वो कहां पे बनते हैं, तो वो कहां पे बनते हैं, जो आपका थाइमस ग्लैंड है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है, मेक्स डब्ल्यूबीसीज में कौन से सेल, टी सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स, जो किसका पार्ट है, टी सेल्स बनाता है, जो किसका पार्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, जो किस में हेल्प करता है, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करें। तो थाइमस बाय लिम्फोसाइट्स, थाइमस कौन प्रोड्यूस करता है और लिम्फोसाइट्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH एंटी डायल्यूटेड हार्मोन, प्रोलैक्टिन, H ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, या STH GH ग्रोथ हार्मोन, एंटी डायल्यूटेड हार्मोन्स। यस एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, कौन सा, एंटीरियर लोब की बात की है, एंटीरियर लोब। तो आप यहां देख रहे होगे कि आपका जो ADH है, ADH वेसोप्रेसिन कौन सिक्रीट करता है, ये करता है पोस्टीरियर वाला पार्ट, पोस्टीरियर लोब। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो ये तो हट जाएगा, ADH वाला हट जाएगा,
यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी हट जाएगा, ऑक्सीटोसिन वाला भी हट जाएगा, LHFSH और ग्रोथ हार्मोन बचा। तो यही क्या होगा, ये कौन करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। कौन सा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो सेकेंड इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वीनस सिस्टम, क्या बोल रहा है, द वीनस सिस्टम, द वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर फ्रॉम, क्या बोला, द वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर फ्रॉम मैमल्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक वेन या सुपीरियर वेना कैवा। तो जो वीनस सिस्टम है किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, वो मैमल से कैसे डिफरेंट है, ये पूछा है। आप अगर हम फ्रॉग की बात करें, ठीक है, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में आपका क्या पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम। ये हमें फिशेस में भी मिलेगा, एम्फीबियंस में भी मिलता है, फिशेस में भी मिलता है, एम्फीबियंस में भी मिलता है, रेप्टाइल्स में भी मिलता है और बर्ड्स में भी मिलता है, लेकिन ये हमें मैमल्स में नहीं मिलता रीनल पोर्टल सिस्टम। ये क्या करता है, ब्लड लेता है कहां से, फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी फ्लोज इनटू रीनल पोर्टल वेन्स। कहां जाता है वो, रीनल पोर्टल वेन्स में जाता है, और हमारा कहा जाता है, लिवर लेके जाता है ना, फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ किससे काम करता है, किडनी से। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट है किससे, फ्रॉग से। क्लियर है इतनी बात, डन। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन ऑफ ह्यूमन आई फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व पासेस आउट ऑफ द रेटिना। इसमें पूछा है वो रीजन बताओ किसका, ह्यूमन आई का, जहां से ऑप्टिक नर्व पास करती है रेटिना से बाहर, रेटिना से बाहर चली जाती है, उसको क्या कहते हैं, येलो स्पॉट, ऑप्टिक काइस्मा, फोविया या ब्लाइंड स्पॉट। जहां से ऑप्टिक नर्व पास करती हुई रेटिना से बाहर निकल जाती है, तो उसको वो स्पॉट कौन सा होता है, ब्लाइंड स्पॉट। जहां से क्या कर रही है, नर्व पासेस आउट ऑफ द रेटिना। यहाँ पे आपके क्या लैक होते हैं, यहाँ आपके लैक होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स लैक होते हैं, कॉर्ड्स और रोन्स, कॉर्ड्स और कॉन्स एंड रोड्स जो होते हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है इतनी बात, ब्लाइंड स्पॉट इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, a toxic substance hemozoin responsible for chill and reoccurring fever in human suffering from malaria is released। जो हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है ह्यूमन के अंदर, वो किससे कैसे बनता है, कैसे आता है, मलेरिया की लाइफ साइकिल याद करो, जब क्या होता है, रप्चरिंग होती है किसकी, आरबीसीज की, तो क्या रिलीज होता है, हीमोजोइन रिलीज होता है, जो क्या करता है, चिल करता है, फीवर, हाई फीवर करता है, जिसके कारण आपको इन्फ्लामेशन होती है। तो मलेरिया से पीड़ित अमन में ठंड लगना, ह्यूमन में, मानव में ठंड लगना और बार बार तेज बुखार आना किसके लिए जिम्मेदार है, हीमोजोइन किसके द्वारा छोड़ा जाता है, स्पोरोजोइट्स के, आरबीसीज के, मादा फीमेल एनोफिलीज के, या कॉज पता ही नहीं है उसका। तो रप्चरिंग होती है जब आरबीसीज की, तो क्या निकलता है, हीमोजोइन निकलता है, हीमोजोइन निकलता है। और ये हीमोजोइन कैसा है, टॉक्सिक है, जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है। क्लियर है इतनी बात, चलो। तो आरबीसी ऑफ rupturing of RBCs causes hemozoin. Now next, mouth part of cockroach. कॉकरोच का माउथ पार्ट किसके लिए होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, साइफोनिंग टाइप या स्पॉन्जिंग टाइप। ये क्या पूछ रहा है, जो कॉकरोच का माउथ पार्ट होता है वो किसके लिए होता है, कॉकरोच क्या करता है, खाना लेता है अंदर और बाइट करता है, च्यू करता है, लेकिन ना तो वो पियर्सिंग करता है, मतलब चुभोता है, और सकिंग भी नहीं करता, सिफोनिंग और स्पॉन्जिंग भी नहीं करता, वो क्या करता है, बाइटिंग और च्यूइंग करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास जो उसका माउथ पार्ट होता है वो क्या कंटेन करता है, उसका माउथ पार्ट कंटेन करता है आपका लैब्रम, मैंडिबल्स, लेबियम और हाइपोफैरिंग्स मिलके क्या बनाते हैं इसका, हाइपोफैरिंग्स।
ये सब इसका मिलके क्या बना रहे हैं, माउथ पार्ट बना रहे हैं, जो इसको किस में हेल्प कर रहा है, बाइटिंग एंड चुइंग में, एंड चुइंग में। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, बाइटिंग एंड चुइंग टाइप। ये क्या है, एक बाइटिंग और चुइंग टाइप है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाइटिंग एंड चुइंग इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेट्स दैट, क्या कहती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या कहती है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी स्टेट्स दैट हेरिटेबल वेरिएशंस अराइज ड्यू टू चेंज इन जीन पूल। जीन पूल में अगर चेंज आ जाता है, जीन पूल में कोई चेंज आ जाता है तो उसके कारण क्या होती है, हेरिटेबल वेरिएशन आती है। ये तो नहीं कहता। एनवायरमेंटल हैज अ रोल इन वैल्यूएशन, एनवायरमेंटल का रोल है किसमें, वैल्यूएशन में, क्या वैल्यूएट करने में, स्पीशीज को वैल्यूएट करने में, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन फेवरेबल एंड यूजफुल वेरिएशन विच अपीयर अमंग द इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो क्या है, इनहेरिटेड है, ये भी गलत है। तो क्या कहता है नेचुरल सिलेक्शन, सबसे पहले सुनो नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है। जो आपकी नेचुरल सिलेक्शन था उसका इवोल्यूशन में 4 काम था, किस किस पे, वेरिएशन पे, 4 प्रिंसिपल थे इसके, वेरिएशन पे, इनहेरिटेंस पे, सिलेक्शन पे और टाइम पे। ये सारे इसके क्या थे, प्रिंसिपल थे जिसपे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आई थी। इन सबको मिला के उसने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म अडेप्ट एंड चेंज, अडेप्ट एंड चेंज। क्या होता है, जैसे जैसे चेंजेस, टाइम में चेंजेस आ जाते हैं, वहां एडेप्शन होती है, और वो किसके कारण हो रही है, वो आपका एक तो कौन कौन सेलेक्ट कर रहा है, आपका एनवायरमेंट सेलेक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट के आधार पर आपकी चेंजेस हो रही है, वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, फॉर फिटेस्ट। वो ये भी बोलता है जो सरवाइव करता है, जो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करती है, जो स्पीशीज रिप्रोड्यूस करेगी वही आगे जाके सरवाइव करेगी, है ना। तो इसके प्रिंसिपल पे ये आधारित है। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन फेवरेबल एंड यूजफुल वेरिएशन विच अपीयर, ये किस पे काम करती है, वेरिएशंस पे काम करती है, ठीक है, क्लियर है। ये तो गलत है, इनेट होती है वो तो, जो इनहेरिटेड होती है, ठीक है। ये भी गलत है, हेरिटेबल जीन वेरिएशंस होती नहीं जीन पूल की वजह से। चलो नेक्स्ट, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, क्या बोला इसने, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक जो स्पेसिएशन होती है वो किसके कारण होती है, म्यूटेशन के कारण होती है, या म्यूटेशन हो जाती है, या क्या होता है, या आपका जियोग्राफिक सेपरेशन हो जाता है पॉपुलेशन में, या माइग्रेशन हो जाता है मेंबर ऑफ वन मेंबर टू अनदर पॉपुलेशन, या हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है स्पीशीज में, तो उसकी वजह से क्या होती है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन आती है। तो यस, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है, ये देखो, ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ आपका, ये दो अलग अलग, इसी को ही डिवाइड कर दिया, ये सेमी सर्कल यहाँ बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, स्पेसिएशन हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, जिसके कारण क्या बन गया, एक न्यू स्पीशीज बन गई, इसको मिला के न्यू स्पीशीज बन गई। मतलब ये कोई बाहर से आया और यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया और न्यू स्पीशीज। यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करता है वो किस, क्या रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है किसका, जियोग्राफिकल, कौन सी का, ये देखो, अकर्स व्हेन अ स्पीशीज, कब होती है ये स्पेसिएशन, अकर्स व्हेन अ स्पीशीज सेपरेट्स इनटू 2 सेपरेट ग्रुप्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो वो किसके कारण हो रहा है, जियोग्राफिकल सेपरेशन के कारण हो रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आपको। इसका एग्जाम्पल सुनना है, एग्जाम्पल सुना है आपने, सुना होगा किसमें, किसका, इसमें डार्विन फिंच का एग्जाम्पल सुना होगा, सुना है डार्विन फिंच का एग्जाम्पल। तो डार्विन फिंच इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, उसके फिंच में चेंजेस आ गए थे। नाउ नेक्स्ट,
इन ड्रोसोफिला, एक ड्रोसोफिला के अंदर फ्रूट फ्लाई जो है वो रेड कलर आइट जो है उसमें डोमिनेंट है, ठीक है। वो किसके ऊपर क्रॉस हो रहा है? व्हाइट आई के साथ। होमोजोगस रेड आई इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस व्हाइट आइड इंडिविजुअल एंड F1 जनरेशन आर इंटरक्रॉस्ड, और F1 जनरेशन में क्या हो रही है? इंटरक्रॉसिंग हो रही है। 12 इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हाइट आई इंडिविजुअल ऑफ दीज विल बी। उसने बोला एक ड्रोसोफिला में आपने क्या कराया? क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कैसा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है रेड आइड में और किसमें? रेड आइड में और व्हाइट आइड में। इसमें से आपको पता है जो रेड आइड है वो क्या है? डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन कैसी आएगी? 3:1 की आएगी, ठीक है। जब इसकी क्रॉसिंग हुई, ठीक है, विद होमोजाइगस व्हाइट आइड के साथ इन F1 जनरेशन इंटरक्रॉस्ड हुए, ठीक है, ठीक है, वो क्या होगी? रिसेसिव में 3:1 का रेशियो आएगा, ठीक है। पहले वो क्या आएगा? R और R आएगा। फिर इसका जब इंटरक्रॉस होगा, ये F1 जनरेशन जब क्या होगी? इंटरक्रॉस होगा, तो F2 जनरेशन में 3:1 आएगा। 1 जो होगा वो आपका क्या होगा? रिसेसिव होगा। और यहाँ पे रिसेसिव क्या है? व्हाइट आइड है, व्हाइट आइड है, ठीक है। तो मतलब क्या रेशियो बना? 1:4 का रेशियो, 1/4 का रेशियो। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है? 4, और जिसमें से एक स्पीशीज कितनी आ रही है आपकी? एक स्पीशीज कैसी आ रही है? एक स्पीशीज रेसेसिव आ रही है। अब उसने बोला अगर 12 इंडिविजुअल बनेंगे तो व्हाइट आई का क्या नंबर होगा? व्हाइट आइड इंडिविजुअल कितने होंगे? तो अगर 12 बनेंगे तो 1/4 कर दो, इसका कितना आएगा? 3। तो 3 स्पीशीज आपकी किसकी बनेंगी? 3 ऑर्गेनिज्म आपके व्हाइट आइड बनेंगे, जब टोटल नंबर ऑफ जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है। यही पूछा है आपसे कि ड्रोसोफिला के अगर क्रॉस की हम बात करें तो उसको रेड आइड को अगर हम व्हाइट आइड से क्रॉस कराते हैं तो उसका जब इंटर क्रॉसिंग होती है F1 जनरेशन की, उसमें जो 3:1 का रेशियो आता है, और उसमें व्हाइट आइड का रेशियो क्या है? 1/4 है। उसमें से अगर 12 इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 12 हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो व्हाइट आई का नंबर कितना है? तो व्हाइट आई का नंबर कितना है? 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक डिजीज? इसमें से कौन सी सेक्स लिंक डिजीज है? नाइट ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, एक्जीमिया या हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया क्या है आपकी? सेक्स लिंक, एक्स सेक्स लिंक डिजीज है, ठीक है, हीमोफीलिया। किसमें देखी गई थी? एलिजाबेथ में। Now next, what are the biological tools of recombinant DNA technology? इसमें से कौन कौन से बायोलॉजिकल टूल्स किसके लिए जरूरी है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम एक डिजायर्ड जीन को लेके दूसरे होस्ट में इनकलकेट करा के अपने डिजायर्ड प्रोटीन का प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होते हैं हमें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, एंडोन्यूक्लियस चाहिए जिसको कट करेंगे, लाइगेज जोड़ेंगे जिसको, ये भी चाहिए होते हैं। क्लोनिंग वैक्टर भी चाहिए होगा जिसमें से आप वो डिजायर्ड जीन लोगे। कॉम्पिटेंट होस्ट भी चाहिए होगा जिसके अंदर आप इनकलकेट करोगे। तो ऑल ऑफ अबव आर रिक्वायर्ड फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ कमेटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट, एक कमेटी सेटअप की गई है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें जो यस टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग, किसके द्वारा डिसीजन लिया गया? रिगार्डिंग यस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम। मतलब क्या बोला उसने? एक कमेटी सेटअप की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि वो क्या डिसीजन ले सके कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनिज्म वैलिडेट, उनको वैलिडेट करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए एक क्या आई? पब्लिक सर्विस आया। उसका क्या नाम है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, या कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटेड स्पीशीज, या जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो क्या आया? एक न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, न्यू दिल्ली में। इसका इसी का ही GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल अप्रेजल होता है वैसे ये अप्रूवल कमेटी, जो क्या करती है? इसका रोल क्या है? इसका रोल है, ये क्या करती है? रेगुलेट करती है, रेगुलेट द यूज, स्टोरेज, प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट किसका? जीएमओ का, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म का, किसके अंदर? इंडिया के अंदर, ठीक है।
तो GEA क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनिमल एग्जिबिटिंग अ सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री रिस्पेक्टिवली इन। एनिमल्स इनमें से किसमें असिमेट्री शो होती है, किसमें रेडियल सिमेट्री होती है, किसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है? क्रैब, स्पॉन्ज, स्टारफिश, स्पॉन्ज, क्रैब, स्टारफिश, स्पॉन्ज, स्टारफिश, क्रैब, स्टारफिश, क्रैब, स्पॉन्ज। किसमें से सिमेट्री जो है, सिमेट्री पूछी है, तो अब सबसे पहले असिमेट्री वाले कौन से होते हैं? पॉरीफेरेंस होते हैं। यहाँ पे पॉरीफेरा का है कोई? स्पॉन्ज। तो असिमेट्री तो किसमें होगी? स्पॉन्ज में होगी। रेडियल सिमेट्री आपको किसमें देखने को मिलती है? एकाइनोडर्मेटा में। एकाइनोडर्मेटा का कोई है? स्टारफिश। तो ये होगा स्पॉन्ज, स्टारफिश और क्रैब। इसमें स्पॉन्ज में आपको कौन सी है? असिमेट्री है, स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री है और क्रैब में बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग में से इसमें से कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? एपिथेलियोकोरियल डिफ्यूज, एंडोथेलियोकोरियो, जोनोकोरियो जिसे हम बोलते हैं, हेमी एंडोथीलियल या होमियोकोरियल डिस्कॉइडल। प्लेसेंटा पूछा है किसमें? ह्यूमन में। ह्यूमन में प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो कैसा होता है? हेमियोकोरियल होता है, हेमियोकोरियल। इसमें क्या होता है? जो मैटरनल का, मदर का मैटरनल ब्लड होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके? एम्ब्रियो के कोरियोनिक विलाई के साथ, जिससे मदर का जो ब्लड होता है डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है किसमें? प्लेसेंटा में। तो ये कैसा होता है? हीमियोकोरियल होता है। क्लियर है? किस कैसा होता है? हीमोकोरियल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो हीमोकोरियल इज करेक्ट ऑप्शन। हीमोकोरियल कौन सा? हीमोक्लोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर, जिसमें जो मदर का जो ब्लड है किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है? प्लेसेंटा के। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए हमने इतने क्वेश्चंस किए, 30 क्वेश्चंस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे टीजीटी और पीजीटी के लिए। ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, हमने वही डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम कुछ मोर क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। पूरा का कोशिश करेंगे हम पूरे के पूरे मॉक टेस्ट हम एक ही बार में सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है? जल्दी जल्दी आंसर करने हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स को बिल्कुल स्लो नहीं होने देना है, क्योंकि जब आप आंसर करोगे फटाफट तो क्वेश्चंस भी आगे मूव करेंगे फटाफट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। तो सी यू गाइज टुमारो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।